बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 छात्र अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पहले कक्षा में आपने पढ़ लिया है। चलिए उन्हें दोहरा लेते हैं। आपने पढ़ा है रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण का महत्व। मैं सक्सेना आज आपको आगे के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। आज हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। आइए शुरू करते हैं और हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव को पढ़ते हैं। बच्चों, आप इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनकी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, उसके बारे में आपको बताया। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, जिसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और पांचवी अभिक्रिया उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बच्चों, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक एक करके इन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली अभिक्रिया, अब आप ये देख रहे हैं इस चित्र में कि तीन रंग आपस में संयोजित हो रहे हैं। इस संयोजित होने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब दो या उससे अधिक वस्तुओं का जुड़ना। कैसे होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? ये इसमें आप देख रहे हैं ए और बी दो पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर ए बी बनाते हैं, जो एक विशेष प्रकार का नया पदार्थ बनता है। अब कुछ साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपने देखा होगा कि जब हम कोयला, लकड़ी आदि को जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बनाती है, जो जल के रूप में हम जिसका उपयोग करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में 2-3 पदार्थ भी आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था। आइए और एक अभिक्रिया द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने घर में अपने रंग रोगन करते हैं, चूने का इस्तेमाल करते हैं। वो बिना बुझा चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जब उसे जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। जैसा कि आप इस क्रियाकलाप में देख रहे हैं, एक बीकर में हमने पानी लिया है और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डाला है। जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, पानी गर्म होने लगता है और भाप निकलने लगती है। देखिए, अंत तक आप देख रहे हैं कि वो उबलने लगा है। ऐसा अपने घरों में भी होता है कि जब हम चूने को पानी में घोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल रही है, अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए अब इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के जुड़ते समय ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। ये दो प्रकार से होती है, दहन और श्वसन। दहन अभिक्रिया हम अपने घरों में देखते हैं, जैसे मीथेन या जो अपनी घरेलू गैस है उसको जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जलवाष्प बनती है और ऊर्जा निकलती है।
इसी प्रकार से श्वसन अभिक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज जो पाचन में अपघटित होकर बनता है कि ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अतः ये अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसे वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या है ये? टूटना, दो या उससे अधिक वस्तुओं का टूटना। जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे वस्तुएं टूट जाती हैं, तो इस अभिक्रिया में वस्तुएं टूटती हैं। आइए इनको देखते हैं। ये AB यौगिक है जो टूटकर A और B में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल, अभी हमने पिछले संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें जल का अपघटन होता है या वियोजन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये विघटन या अपघटन या वियोजन विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोरेट ऊष्मा में जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। तो इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में हो गया। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आपको पिछले हमने बताया कि ऊष्मा, विद्युत या सूर्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होनी है तो हमारे सराउंडिंग्स या वातावरण से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हम ग्रहण की जाती है और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए जल का वियोजन, ये आपकी पुस्तक में भी है। जल का वियोजन विद्युत अपघटन द्वारा इस प्रकार से होता है। इसमें इस प्रकार से एक मग में, प्लास्टिक के मग में 2 इलेक्ट्रोड के द्वारा जल का वियोजन किया जाता है। अब वियोजन के कुछ और अभिक्रियाएं हम देखते हैं जिसमें कि ऊष्मा, विद्युत और सूर्य प्रकाश तीनों का उपयोग होता है। पहली अभिक्रिया जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया में हमने पिछले उसमें देखा था कि पानी का विद्युत अपघटन करते हैं। तो इसी अभिक्रिया में पानी को जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इसके लिए हमें अम्लीकृत पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि अम्लीकृत पानी में विद्युत धारा प्रवाह आसानी से होता है। तीसरी अभिक्रिया में AgCl सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजन किया जाता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा जानते हैं। बच्चों, आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक
उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने देखा था कि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं, इसलिए आइए अब हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे अगली अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हम सभी जानते हैं, आप पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश में तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे मुख्यतः ग्लूकोज होता है और बनता है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। आइए अब हम तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। विस्थापन, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, किसी चीज को हटाना। तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ द्वारा हटाया जाना विस्थापन कहलाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि AB एक पदार्थ है, जब इसकी C से क्रिया होती है तो ये C इसमें से B को प्रतिस्थापित करता है और AC बनता है और B बन जाता है। आइए अब हम इन्हें विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में जब लोहे की कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो मुक्त हो जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है जिसका रंग नीला होता है। जब इसमें हम एक लोहे की कील डालते हैं तो कुछ समय पश्चात जो विलयन का रंग है वो हरा हो जाता है क्योंकि इसमें फेरस सल्फेट बन जाता है और तांबा इस कील के ऊपर धीरे धीरे जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में से विस्थापित कर दिया जाता है। चलिए इसको और दूसरी उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले एक बात आपसे पूछें, ZnSO4 ये है जिंक सल्फेट। जब इसकी कॉपर से क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा? बच्चों, जब ZnSO4 की कॉपर से क्रिया कराई जाएगी तो जिंक को कॉपर प्रतिस्थापित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित करता है। अब इस उदाहरण को देखिए, यहाँ हमने कॉपर सल्फेट ली है और जिंक है। तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। आइए अब हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का एक तत्व दूसरे का स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसमें फिर से देखिए एक बार, जिससे आसानी हो जाएगी। ये A है और ये B है। जब इसकी C से क्रिया कराई जाती है तो ये A विस्थापित हो जाता है और ये B जो है वो C से जुड़ जाता है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब आगे कौन सी अभिक्रिया आएगी, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, अब ये आ गई है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि दो यौगिक हैं, एक है AB और एक है CD। जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो B को C विस्थापित कर देता है और AC
और Bd बन जाता है। तो इसमें द्विविस्थापन होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में के यौगिक के तत्व को विस्थापित करता है और दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज या एक दूसरे से बदल जाते हैं। आइए इन्हें विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझने का करते हैं। देखिए इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, A ने C को विस्थापित किया और इस प्रकार से Cb और Ad बना। यहाँ A और C क्या है? कैटायन, मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन, मतलब क्या है? ये धनायन है। और B और D क्या है? एनायन, मतलब नेगेटिव आयन, यानी इनको हम ऋणायन कहते हैं। इस समीकरण में देखिए सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम एक और उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है तो ये Cl क्लोरीन इस OH को प्रतिस्थापित करता है और उसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार से पानी बनता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आइए अब हम इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान द्वारा दो नए यौगिक बनते हैं। उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से इसमें देखिए AB CD, तो AD और CB बन गया है। आइए अब हम अगली अभिक्रिया उपचयन और अपचयन का अध्ययन करते हैं। अब ये उपचयन अपचयन दो अभिक्रियाएं हैं पर ये एक साथ भी संपन्न होती हैं। देखिए जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, जिंक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किसी भी परमाणु में कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो आज हम उनका बारे में ही, उनके द्वारा ही इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एक और वो कॉपर के पास आ जाता है। जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया, और जिससे जाकर के ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। मतलब उपचयन है इलेक्ट्रॉन का त्यागना और अपचयन है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। और अभी समीकरण अभिक्रियाओं द्वारा देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब कॉपर को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जितनी भी मेटल्स हैं या धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन, क्योंकि इसमें धातु से ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है। अब इस प्रकार से हम दूसरी अभिक्रिया में देख रहे हैं कि हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था और उसमें हाइड्रोजन गैस को हमने प्रवाहित किया था। तो जैसे ही हमने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया तो इसमें से ऑक्सीजन हट गई और ये कॉपर में परिवर्तित हो गई। तो इसको बोलते हैं लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं। देखिए इसमें एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक A परमाणु है, ये दूसरा B परमाणु है। A परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, खो दिया है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया हुई और ये धनावेशित हो गया है। और B परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है,
जिससे कि वो ऋणावेशित हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का खोना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का पाना अपचयन कहलाता है। ये जिंक और कॉपर सल्फेट, ये अभिक्रिया हमने पीछे भी पढ़ी थी, जिसमें जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है, तो ये अपचयन और ऑक्सीकरण का उदाहरण भी। एक बार फिर से जानने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। एंड सेकेंड पार्ट क्या है उसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन हटेगी। दोनों ही परिस्थितियों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना, द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगी या ऑक्सीजन हटेगी। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। आइए अब हम इनकी परिभाषा जानते हैं। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन निकलती है तो उसे उपचयन कहते हैं। अपचयन में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जब ये दोनों अभिक्रियाएं, जब उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन की अभिक्रिया भी होती है, तो इस स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रही है और इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को हटा रही है, विस्थापित कर रही है। यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न हो रही हैं। अब दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के प्रभाव, ये प्रभाव दुष्कारी हैं, जैसा कि या एक तो संक्षारण होता है, दूसरा विकृत गंधिता का प्रभाव पड़ता है। संक्षारण का मतलब, आपने जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि लोहे के ऊपर जंग का लगना, ये मुख्यतः संक्षारण कहलाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो धातुएं हैं उन पर भी इस प्रकार से काले रंग की, या आपने कभी कभी देखा होगा पीतल पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो भी संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता का मतलब है कि जब भोज्य पदार्थ को हम बहुत समय तक रखते हैं तो उनमें एक अच्छी गंध नहीं आती है, तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा ऑक्सीजन से जल वाष्प की उपस्थिति में क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, परंतु क्योंकि आयरन जल योजित, मतलब जल को अपने में समेट लेता है, तो जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो जल युक्त होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जल जो होती है वो गीली हो जाती है और गीली होने के कारण से क्या होता है कि वो लाल रंग के गीला पदार्थ बन जाता है। आइए अपन पढ़ते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में जब वसा युक्त या तेल युक्त खाने की सामग्री लंबे समय तक खुली रह जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे तेल या वसा युक्त सामग्री की गंध और स्वाद पूरी तरह बदल जाते हैं। ये पदार्थ तब तक खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसे ही रसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। इसके रोकने के उपाय, चिप्स कंपनियां चिप्स या तली हुई खाने की चीजों की थैली में खाद्य सामग्री के साथ नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। आपने देखा होगा
कि वो जो आपके खाने की थैली आती है वो बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, तो उसमें वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस खाद्य सामग्री के आसपास फैलने से वायु ऑक्सीजन उसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाती है, जिससे लंबे समय तक खाद्य सामग्री का स्वाद और गंध नहीं बदलती है और एक की दृष्टि से वो सुरक्षित भी। अब आइए हम एक बार सारांश पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने आज कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। पहली अभिक्रिया पढ़ी हमने संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया पढ़ी हमने, जिसमें कि हमने पढ़ा कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दूसरी हमने पढ़ी वियोजन अभिक्रिया, जिसमें कि जब कोई पदार्थ अपने ही अपघटकों में अवयवों में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कि पदार्थ दो यौगिक आपस में एक दूसरे में के आयनों द्वारा आदान प्रदान होता है, जिससे कि दो अलग नए पदार्थ बन जाते हैं। इसके बाद हमने जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, वो अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होती है, और जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो हमने ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी पढ़ी, जिनमें कि ऊष्मा शेपी वो अभिक्रिया है जो वातावरण में ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, और ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया है जो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसके बाद हमने पढ़ी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अभिक्रियाएं जब दोनों एक साथ होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, आपने आज इस अध्याय में अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको देते हैं, आप उनको करने का प्रयास कीजिए। पहला, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? दूसरा, ऊष्माशेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं लिखिए। तीसरा, उपचयन अपचयन को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, संक्षारण क्या है? पांचवा प्रश्न, विकृत गंधिता क्या है? बच्चों, आज की कक्षा में आपने जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है, उनको अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।